नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट, जिसकी फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, संसाधन एवं विकास। उसमें संसाधन से संबंधित एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मृदा से संबंधित एमसीक्यूज आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। ओके दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज के अपने एमसीक्यूज की ओर। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मृदा संसाधन निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य, प्राकृतिक संसाधन, अप्राकृतिक संसाधन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं, कथन सत्य हैं? केवल पहला कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, विकल्प पहला व तीसरा दोनों सत्य है, विकल्प तीसरा व चौथा दोनों सत्य है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मृदा संसाधन निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। वो संसाधन कहलाता है आपका, यानी कि नवीनीकरण योग्य संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प गा वाला बिल्कुल सही है। देखिए, नवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका नवीनीकरण शीघ्रता से होता है या जिनकी पूर्ति पुनः हो जाती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ओके दोस्तों, अब मृदा की बात करें, मिट्टी की, तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक जीवित तंत्र है क्योंकि इसका नवीनीकरण हो जाता है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। ओके दोस्तों, इसी प्रश्न को समझाने के लिए मैंने पीछे एक चित्र लगाया हुआ है। देखिए, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। नवीनीकरण तो हो जाता है मित्रों, परंतु लंबे समय में होता है। देखिए, मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तरण शैल, जलवायु और हमारी वनस्पतियाँ और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक होता है, क्योंकि लंबी काल अवधि में मृदा का निर्माण होता है। देखिए, प्रकृति के अन्य तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन यानी कि हवा, हिम नदी यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, अपघटन प्रक्रियाएं आदि मृदा बनने में की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब जैव संसाधन कौन से होते हैं? देखिए, जीवित या कभी जीवित रहे जीवों से प्राप्त होने वाले संसाधन जैव होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति और पशुधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? तो अजैव बता देता हूँ, ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे मिट्टी, पानी और धातुएं। देखिए, सबसे ऊपरी परत की जो मृदा है, ये ऊपरी संस्तर की मृदा, अपमृदा जो चट्टान, बालू, गाद, सिल्ट से मिलकर के बनती है। तीसरे स्तर की मृदा अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें उनसे मिलकर के बनती है। और फोर्थ स्तर की मृदा आपकी अपक्षय रहित आधारी चट्टानों से मिलकर बनती है। मृदा परिक्षेत्र यानी मृदा की लेयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि जो कारण मृदाओं का वर्गीकरण करते हैं, उन कारणों के अंतर्गत निम्नलिखित विकल्पों में से कोई ऐसा कारण है जो उनके अंतर्गत नहीं आता। पहला ऑप्शन, उच्चावच एवं भू आकृतियां। दोस्तों, उच्चावच या पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां मृदाओं के वर्गीकरण का मुख्य कारण मानी जाती हैं। जलवायु और वनस्पति, अलग अलग स्थानों पर मृदाओं के अकॉर्डिंग वनस्पति पाई जाती है, तो ये भी कारण आपका सही है। देखिए, एक ही प्रकार की मिट्टी का होना, दोस्तों ये कारण बिल्कुल गलत प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे देश में हर जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी है, एक ही प्रकार की मिट्टी नहीं हो सकती। और मिट्टी एक ही प्रकार की होगी तो फिर मृदा का वर्गीकरण भी पॉसिबल नहीं है। एक बात और बता दूं दोस्तों, मृदा बनने की प्रक्रिया में, यानी कि ये कह सकते हैं, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, इनका रंग होता है, गहराई होती है, इनका गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतिक, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाओं का विकास हुआ, परंतु एक ही प्रकार की मिट्टी होना वर्गीकरण का कारण नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे।
रासायनिक गुण और उर्वरता में भी अंतर मृदा में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प जो तीसरा दिया गया है वो सही है। जैसा कि मैंने कहा, एक ही प्रकार की मिट्टी होना वर्गीकरण का कारण नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित मृदाओं के प्राप्ति क्षेत्रों का सही मिलान कीजिए। क्या पूछ रहा है वो हमसे? प्राप्ति क्षेत्र, मृदाओं के प्राप्ति क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मृदा का प्राप्ति क्षेत्र। किसका प्राप्ति क्षेत्र देख रहे हैं? जलोढ़ मृदा का प्राप्ति क्षेत्र। तो मैं आप लोगों को बता दूं, संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है आपका, देखिए मैप अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये भारत का नक्शा हमने बना लिया छोटा सा यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का भारत का नक्शा है। इस नक्शे में जो उत्तरी ऊपर का जो क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र है, पूरा ये बीच वाला जो दूसरा क्षेत्र है उत्तरी मैदान कहलाता है। तो जलोढ़ मृदा संपूर्ण उत्तरी मैदान यानी कि पूरे इस वाले क्षेत्र में मैदान में हमारी संपूर्ण जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है और ये देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। इसके अलावा दोस्तों, पूर्वी तटीय भाग यानी कि पूरब का हिस्सा ये रहा, पूर्वी तटीय भाग यानी कि ये वाला जो है पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी यहाँ पर जो बहती है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए काली मृदा और उसका प्राप्ति स्थल। देखिए काली मृदा का प्राप्ति स्थल हमारा दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में ये मृदा पाई जाती है। और ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। देखिए काली मृदा, यहाँ मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। काली मृदा दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में ना होकर के आपकी, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, दक्कन के पठार वाले हिस्से जो है बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। देखिए ये लावा जनक शैलों से निर्मित होती है। ये दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है आपकी काली मृदा। अब बात करें लाल और पीली मृदा की, तो दोस्तों लाल और पीली मृदा आपकी दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। ओके दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं काली मृदा तो हमारे दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में या उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जबकि लाल और पीली मृदा हमारे दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। दोस्तों लाल और पीली मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आपकी रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये जो है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। इन मृदाओं का रंग लाल रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। और जब इसमें पानी मिल जाता है, यानी पानी का यानी कि जल का समायोजन हो जाता है, तो इनका रंग पीला हो जाता है। ओके दोस्तों, इसलिए हमारे दक्कन का पठार या दक्षिणी पठार, दक्कन का पठार या दक्षिणी पठार आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपका ये वाला हिस्सा बनाया, ये पूरा ट्राइंगल जो है दक्कन का पठार कहलाता है। ट्राइंगल तो जो पठार है यहाँ पर हमारी जो मैंने मृदा बता दी आपको, काली और पीली मृदा ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब वन मृदा की बात करें तो वन मृदा हमारी जो है वनीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और मुख्य रूप से अगर पूछी जाए तो हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेशों में हमारी वनीय मृदा पाई जाती है। देखिए वनीय मृदा जो है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती है। ओके दोस्तों, अब कूट देखें तो कूट में कौन सा कूट सही है? तो देखिए जलोढ़ मृदा यानी कि घा में थी, और काली मृदा आपकी गाँव में थी। तो देखिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही नज़र आ रहा है आपको, ये गाँव में थी, ये घा में थी, और लाल और काली मृदा खा में थी, और चौथी जो मृदा है वो हिमालय क्षेत्र में, यानी कूट यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मृदा का मैंने चित्र लगाया है, जलोढ़ मृदा आप देख सकते हैं। देखिए पश्चिम पूर्वी तट पर भी आपको देखने के लिए मिल रही है और पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिल रही है। ओके दोस्तों, लाल और पीली मृदा अभी आप देख सकते हैं। दक्कन का जो पूरा पठारी क्षेत्र है जो आपका पूरा आ जाता है, जो पूरा पठारी क्षेत्र जो दे रखा है ट्राइंगल स्वरूप जो होता है, इसमें आपकी लाल और पीली मृदा देखने के लिए मिल रही है। और काली मृदा की अगर बात करें तो काली मृदा आप देख सकते हैं कि जो नदियों वाला क्षेत्र दक्कन के पठार में, काली मृदा भी इसी क्षेत्र में देखने के लिए आपकी ज़्यादातर मिल रही है। और लेटराइट भी यही देखने के लिए मिल रही है, लेटराइट मृदा और शुष्क मृदा भी देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की ओर। निम्नलिखित मृदाओं के
अभी तक हमने प्राप्ति स्थलों के बारे में जानकारी करी है। प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है कि निम्नलिखित मृदाओं के प्राप्ति राज्यों का, यानी कौन कौन से राज्य में ये मृदा मिलती है, का सही मिलान कीजिए। देखिए, जलोढ़ मृदा किस राज्य में और कहाँ मिलती है, तो जलोढ़ मृदा हमारी राजस्थान और गुजरात में मिलती है। देखिए, मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण जो नदी तंत्र है, सिंधु का, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से ये आपका जलोढ़ मृदा बनती है। और देखिए, एक बहुत ही सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। ओके दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर काली मृदा की। किसकी बात करें दोस्तों? काली मृदा की। तो काली मृदा के बारे में बता देता हूँ। काली मृदा हमारी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। देखिए, जो हमारी काली मृदा है इसका रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने के लिए, नमी जो पानी डालो थोड़ा सा ही, तो नमी धारण करने की क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। गीला होने पर ये मृदाएं जो है चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जुताई दोस्तों मानसून जब स्टार्ट होता है तो उसकी पहली बौछार में ही इसकी जुताई और बुवाई प्रारंभ कर दी जाती है। अब बात करें लाल और पीली मृदा की। किसकी बात करें दोस्तों? लाल और पीली मृदा की। तो मैं आपको बता दूं, लाल और पीली मृदा हमारी जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद, यानी कि पहाड़ के जो पैर का हिस्सा होता है, गिरिपद बोलते हैं जिससे, वहाँ पर पाई जाती है। अब बात करें लेटराइट मृदा की। तो लेटराइट मृदा दोस्तों दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटी क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगर कूट की बात करें तो देखिए, जलोढ़ मृदा का पहले गा था, फिर काली मृदा का खा था, और लाल मृदा का आपका का था, और लेटराइट मृदा का आपका घा था। यानी कि यहाँ पर जो कूट बी दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पर विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा हमारी 2 प्रकार की होती है। देखिए, एक होता है पुराना जलोढ़ और एक होता है हमारा नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। अब देखिए, खादर और बांगर क्या है? खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं और कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। अब देखिए, बांगर जो मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है क्योंकि ये बाढ़ स्तर से ऊपर होती है, जबकि खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि ये बाढ़ स्तर से नीचे की ओर होती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, आपकी लाल या पीली मृदा या मरुस्थली मृदा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वह है आपकी काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। देखिए दोस्तों, काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओके दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 7वां देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं? जलोढ़ मृदा में, हमारी काली मृदा में, या लेटराइट मृदा में, या मरुस्थली व वन मृदा में? तो मैं आपको बता दूं, जो लेटराइट प्रकार की जो मृदा है वहाँ हमारे पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें हमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ह्यूमस क्या है ये और बता देता हूँ। मिट्टी में जो ह्यूमस है पौधों और जानवरों के अपघटित कार्बनिक अवशेषों से बना एक काला या गहरा भूरा पदार्थ है। यह मिट्टी को उपजाऊ, नमी युक्त और पोषक तत्वों से भरपूर बनाता है जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। ओके दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं प्रश्नों को समझाने के लिए मैंने पीछे कुछ ऐड किया है। देखिए, जलोढ़ मृदा। यहाँ मैंने जलोढ़ मृदा का चित्र लगाया है जिसे आप देख सकते हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की खेती होती है मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन जो होती है कि फसलों की खेती के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त मानी जाती है।
अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। दोस्तों, जलोढ़ मृदा उत्तरी भाग में पाई जाती है पूरे भारत के में, और वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है क्योंकि वह फसल अच्छी होती है, पीने के लिए उपयुक्त पानी है। तो ये तो ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होगा। अब बात करें लेटराइट मृदा की। तो दोस्तों, लेटराइट शब्द की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट है। इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर हम भारत को दो भागों में बांटें, यानी कि इस वाले पार्ट को बांटें, तो ऊपर की ओर हमारी जो जलवायु पाई जाती है वो उपोष्ण पाई जाती है, और नीचे की ओर हमारी जलवायु उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में दोनों ही प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, तो भारत में इस प्रकार की मृदा का पाया जाना स्वाभाविक है। काली मृदा का चित्र मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और लेटराइट मृदा कुछ इस प्रकार की होती है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां। देखिए, निम्नलिखित मृदाओं में पाए जाने वाले खनिजों का सही मिलान कीजिए। देखिए, कौन सा खनिज किस मृदा में पाया जाता है। अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जलोढ़ मृदा में आपका पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त हमारी ये मृदा होती है। देखिए, ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। अब बात करें काली मृदा की, तो काली मृदा में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, काली मृदा में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना पाया जाता है। देखिए, ये जो है कैल्शियम कार्बोनिक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है काली मृदा, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा काफ़ी कम होती है। अब मरुस्थल की बात करें, मरुस्थलीय मृदा की, तो मरुस्थलीय मृदा में कैल्शियम पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि अधिक होती है, मतलब कि नमक की मात्रा। अब अधिक क्यों होती है, क्योंकि जो झील होती है उनसे जलबुझ जो होता है, सूरज से भाप बन करके पानी जो उड़ जाता है, उसके कारण खारने जो नमक जो होता है वो नमक ही नमक नीचे बैठ जाता है। और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जो वाटर वेपर का जो होता है, यानी जल पाशवन की दर अधिक होती है, और मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, यानी कि पानी के बाष्पीभवन के उड़ने के कारण, और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह भी यहाँ पर पाई जाती है। ओके दोस्तों, अब बात करें लेटेराइट मृदा की। तो लेटेराइट मृदा के बारे में मैं आपको बता दूं, लेटेराइट मृदा होती है हमारी अम्लीय होती है। कैसी होती है लेटेराइट मृदा? अम्लीय होती है। और यहाँ पर जो अम्ल यानी कि एसिड का जो यानी कि पीएच जो होता है वो 6.0 होता है। एक पैमाना है एसिड नापने का जो 6.0 है। यह मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, और मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जा रही है वर्तमान में। और कूट की बात करें, कौन सा कूट सही है, तो पहले का घा, यानी कि यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है। और आप पहले का गा, यानी कि ओनली ही सही है, भी पहले का घा और दूसरे का घा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है यहाँ जो यानी कि पहले का तो आपका हो गया गा, ठीक है, और दूसरे का आपका हो गया घा, ठीक है, और तीसरे का आपका हो गया का कूट, और चौथे का हमारा हो गया खा। देखिए, इसमें से कोई कूट मिल रहा है क्या? गा, घा, का और का नहीं मिल रहा दोस्तों इसमें कूट, तो इसमें कूट कोई सही नहीं दिया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। और वीडियो से पहले मेरे दो प्रश्न और थे, शायद वो आगे बढ़ गए हैं या आगे पीछे कुछ हो गए हैं। ओके दोस्तों, कोई नहीं, आज इतने ही प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो हमारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों।